चाहे वैश्विक स्तर पे जियो पॉलिटिक्स की बात हो या फिर किसी भी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात हो, हमेशा एक नाम आप हमेशा सुनते होंगे, कॉल्ड अमेरिका। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरीज लेकर आया हूं, डू यू नो, जिसमें हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स की अबाउट द जीके, द जनरल नॉलेज, जो हर एग्जाम या फिर लेमैन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस डू यू नो में हम जानेंगे अमेरिका ने भारत की स्वतंत्रता में कैसे भूमिका निभाई थी। क्या सच में अमेरिका भारत की आजादी तक इतना महत्वपूर्ण हो गया था? इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भारत आजाद हो रहा था उस टाइम पर हमने पढ़ा है कि भारत में बेसिकली इंटरनली काफी सारे फ्रीडम मूवमेंट चलाए जा रहे थे एंड दोज मूवमेंट्स वर सीकिंग द फ्रीडम ऑफ द इंडिया। चाहे तो वो स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो, चाहे वो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हो, किसी भी मूवमेंट की बात करें जिसमें इंटरनली हमारे जो क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशनरीज थे या फिर इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो कंटिन्यूअसली अपना रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन क्या सच में उसने ही, मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स ने ही, क्या सच में हमारे इंटरनल जो भी रिवॉल्यूशंस थे उन सब ने ही केवल अपनी भूमिका निभाई? क्या उनसे ही हमको आजादी मिल गई? और अगर ऐसा था तो ऐसा तो काफी पहले भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि रिवॉल्यूशन भारत में काफी लंबे समय से चल रहे थे। तो फिर ऐसे में एक्सटर्नली ऐसा क्या हुआ, वैश्विक स्तर पे ऐसा क्या हुआ कि भारत को आजादी मिली? उसके लिए आज हम एक बेसिक सा, एक बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, दैट्स कॉल्ड अटलांटिक चार्टर। अब क्या है ये? ड्यूरिंग द एरा ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब वैश्विक स्तर पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर 2 में एक फेस निकल कर आता है जिसका नाम था यूएसए। और यूएसए जो है वो बेसिकली वाज द फ्रेंड और द अलाइज ऑफ यूके एंड इट्स लाइक जो भी ग्रुप है उन सबका। तो बेसिकली यूएसए के दैट टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए वाज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और इनके साथ में जो काउंटर पार्ट है दैट टाइम द सीएम ऑफ यूके वाज विंस्टन चर्चिल, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। इनकी कहानी क्या है ये भी मैं आगे बताऊंगा। तो कंजर्वेटिव पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है इससे बिलोंग करते थे, और साथ में ही वाज द पर्सन जो दैट टाइम एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूके का पीएम था, प्रधानमंत्री था। Here, Franklin D. Roosevelt was the president of USA. अब इसमें कहानी क्या है? As आपने सबने पढ़ा होगा कि during the first world war and the second world war, USA emerged as a developed nation, क्योंकि वो लोन्स भी देगा, आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी सप्लाई करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी चीजें जो है वो सप्लाई करता है बाकी सारे देशों को, उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाता है। और दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसी दौरान 14th of August 1941 को 14th of August 1941 को एक चार्टर वो साइंड बिटवीन द फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड दिस विंस्टन चर्चिल called Atlantic Charter. And it is also one of the very interesting story. Like this charter was signed there in the boat that was swimming there, that was there in the northern Atlantic Ocean, and that's why the name of the charter is Atlantic Charter. And this charter paved a way for the formation of UNO, United Nations Organization, and apart from that it paved a way for the freedom of most of the nations including India. तो क्या था ऐसा खास इस चार्टर में, एक बार हम देखेंगे। इस चार्टर के हालांकि काफी सारे पॉइंट्स थे, लेकिन इनमें से कुछ पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट थे जो इंडिया के लिए बाद में इंडिपेंडेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट बने। पहला था कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे यूके और यूएसए मिलकर क्या करने जा रहे हैं? वर्ल्ड वाइड लेवल पे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूके और यूएसए दोनों मिलकर ह्यूमन राइट्स पे काम करेंगे और लोगों के कॉमन मैन्स के वायलेशन को हटाकर उनके फ्रीडम की बात करेंगे। एंड सेकेंड उसमें था post war reconstruction of the nations, reconstruction of the world, and apart from that it emphasized the restoration of self government. जितने भी आपके स्टेट्स थे जो कि that time कॉलोनीज थे, चाहे तो वो यूके का, चाहे वो फ्रांस का, इटली का या किसी भी अदर कंट्री का, यूरोपियन कंट्रीज का, उन सबके लिए एक इंपॉर्टेंट हम कहें कि निर्देश, एक गाइडलाइन इशू हुआ, दैट वाज द अटलांटिक चार्टर, कि अभी सभी को अपनी कॉलोनीज को फ्री करना पड़ेगा और उनको सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो रिस्टोर करना पड़ेगा। सेल्फ गवर्नमेंट मींस अगेन द फ्रीडम ऑफ द नेशंस दैट वी वर डिमांडिंग एट द टाइम ऑफ 1940s, लाइक 1940s में जब इंडिया में मूवमेंट चल रहे हैं, हम सेम डिमांड कर रहे थे। तो एक तो ये चैप्टर हुआ कि अटलांटिक चार्टर एंड द फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑफ द यूएसए, ही पेव्ड अ वे फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया एंड अदर सच कंट्रीज। अच्छा, दूसरी कहानी इसमें क्या आती है?
That time there was two-party rule there in the UK. One party was Conservative Party headed by Winston Churchill, and second party that was opposition, that was opposition that time, that was Labour Party. अब लेबर पार्टी का क्या रोल है? लेबर पार्टी was headed by the person called Clement Attlee. Clement Attlee was the person headed by, Clement Attlee was the head of Labour Party. And during the election of 1945, it was one of the manifesto of this Labour Party. एक उनका हम कहें कि एक प्रकार से उनका एक पत्र जो निकालते हैं कि हम क्या क्या शर्तें पूरी करेंगे, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने एक पॉइंट रखा कि अब हम भारत जैसे जो भी कॉलोनीज हैं यूके की, उनको हम इंडिपेंडेंट करेंगे, आजाद करेंगे। और ऐसा क्यों करना था? बिकॉज एक लॉन्ग रनिंग डिमांड इंटरनली चल रही थी, हु वर डिमांडिंग फॉर देयर सेल्फ गवर्नमेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे वर प्रेशराइज्ड बाय सम अदर कंट्रीज स्पेशली यूएसए कि अब आपको कॉलोनीज को फ्री करना है। और ऐसा जब इनका मैनिफेस्टो था और 1945 में जब इलेक्शन हुए तो इनको विंस्टन चर्चिल के अगेंस्ट में एक बहुत अच्छी जीत मिली और अल्टीमेटली ही बिकेम द पीएम ऑफ यूके। 1945 में ये पीएम बनते हैं यूके के, और जब ये पीएम बनते हैं तो एज ही डिक्लेयर्ड ऑलरेडी देयर इन द मैनिफेस्टो, तो ये इंडिया में भेजते हैं कैबिनेट मिशन जो आता है इंडिया में 1946 में। और जब ये 1946 में आएगा तो इसके आगे की पूरी कहानी है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेकर आएगा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, फिर माउंटबेटन आएंगे जो इंडिया के नए जीजी बनेंगे, और अल्टीमेटली इंडिया को इंडिपेंडेंस या आजादी देने की बात प्रारंभ हो जाएगी। तो दो चैप्टर चलते हैं, एक है आपका अटलांटिक चार्टर 1941 का, जिसमें फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट या फिर हम कहें कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो रोल प्ले कर रहा है, और दूसरी तरफ चलता है क्लीमेंट एटली हु वाज द हेड ऑफ लेबर पार्टी, जिन्होंने इंडिया में आजादी के लिए अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया था ड्यूरिंग द इलेक्शन देयर इन द यूके। अब ये दो कहानी है। इन सब में एक और फैक्ट हमको समझना है कि अमेरिका को ऐसा क्या इंटरेस्ट था, अमेरिका क्यों चाह रहा है आजाद करना बाकी देशों को, बाकी कॉलोनीज को। तो इसके लिए भी एक कहानी ये है कि अमेरिका आफ्टर द इंडिपेंडेंस, अमेरिका ने काफी टाइम तक, देखो आपको अगर थोड़ा सा अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में पता हो तो इनिशियली अमेरिका वाज आल्सो द कॉलोनी ऑफ यूके एंड फ्रांस और यूके दोनों ने ही अपने अपने डोमेन एस्टैब्लिश किए हुए थे अमेरिकन लैंड पे, नदर अमेरिकन लैंड पे। और यही एक बड़ा कारण था कि जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हो रहा है तो उसके बाद में इनिशियली तो वो क्या करता है, प्रोटेस्ट करेगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कॉलोनीज नहीं होनी चाहिए। बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अमेरिका भी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करने में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेगा। लेकिन यहां पर दिस वन वाज द एरा ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म इन द सेंस कि अमेरिका कुछ और मंशा के साथ में आ रहा है, दैट वाज मार्केटाइजेशन ऑफ द ग्लोब। मतलब इसका मतलब क्या था कि ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन उस रेंज पर हो चुका था कि प्रोडक्शन काफी हो रहा है चीजों का, गुड्स जो है वो काफी वी कैन से अमाउंट में बन रहा है, बल्क में बन रहा है, जिसके लिए अब मार्केट की जरूरत है। और वो मार्केट कहां से आएगा? दोज मार्केट वाज दैट पोटेंशियल कंट्रीज, दैट पोटेंशियल कॉलोनीज, दोज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें से यूके का हो गया इंडियन कॉलोनी, या फिर यूके का हो गया अफ्रीकन कॉलोनीज जो कि मल्टीपल स्टेट्स थे अफ्रीका में। तो इस तरह से उनको आजाद कराना भी अमेरिका का एक मोटिव था। और उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि ताकि अमेरिका अपना प्रोडक्ट्स भी इन कंट्रीज तक पहुंचाए, और जब ये प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे या किसी भी नेशन में आएंगे तो एक नए तरीके से मार्केटाइजेशन स्टार्ट होगा जो अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की ओर लेकर जाएगा। तो अब याद कीजिए, मैकडी का बर्गर आपने इंडिया में खाया होगा, डोमिनोज का पिज्जा आपने इंडिया में खाया होगा, ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो कहीं ना कहीं यूएसए से आकर इंडिया में काम करना स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स देयर इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं अपने आप को इंप्रूव करूं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। टिल देन, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।